हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था हमने देखा सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस। कल अपन ने जो मेन चीज डिस्कस की थी वो ये था कि कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट की परसेंटेज, तो सेल फाइंड आउट करो, सेल गिवन है, प्रॉफिट की परसेंटेज तो कॉस्ट फाइंड आउट करो। ये अपन ने मेन चीज जो है लास्ट में अपन ने डिस्कशन की थी उसको अपन फॉलो करेंगे। तो ये बता रहा है सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस में कि व्हेन ट्रांजैक्शन आर कैजुअल, तो ये सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस, ये मैंने बताया था कि तीन तरह की चीजें होती हैं व्हेन ट्रांजैक्शंस आर कैजुअल। बहुत कम है। दूसरा फ्रीक्वेंट है, फ्यू ट्रांजैक्शंस आर देयर, नॉट लार्ज ट्रांजैक्शन नहीं है, न्यूमरस नहीं है। एक होता ना सारे ही माल ऐसे बिकता है आपका, बहुत ज्यादा है, 100 200 500, तो उस केस में तीसरा सिचुएशन है व्हेन ट्रांजैक्शंस आर न्यूमरस, लार्ज स्केल पे है। तो ये सिचुएशन हमने नहीं की, अभी हमने ये देखा इसमें तो ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल एंट्री डाल सकते हैं, ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल मानते हुए एंट्री डाल देते हैं, वापस आ गया तो रिटर्न की एंट्री डाल देते हैं, पसंद आ गया तो कोई एंट्री करनी नहीं क्योंकि पूरी सेल की डाल चुके हैं। और पेंडिंग वाला है, इफ पेंडिंग अप्रूवल ईयर एंड पे तो रिवर्स एंट्री किया करते थे हम, वापस सेल डेबिट करके टू डेटर कर देते हैं, सेल प्राइस काट देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक काउंट डेबिट टू ट्रेडिंग करके ये एंट्री किस पे कर देते हैं, स्टॉक वाली। ये एंट्री एट कॉस्ट होती है, कॉस्ट जुड़ेगी, ये एट सेल वैल्यू होगी। तो कहने का मतलब हमें कल देखा कि एंट्रीज कौन सी पास करते हैं रिटर्न बेसिस में व्हेन ट्रांजैक्शंस आर कैजुअल। अगर कैजुअल ट्रांजैक्शंस आर देयर उस केस में आप एक्चुअल सेल मानते हुए एंट्री कर दो, वो एंट्री कर दी, कल को पसंद आ गया वो फोन करता है कहता पसंद है, कोई एंट्री की जरूरत नहीं। अगर वो रिजेक्ट करता है वापस दे देता है तो रिटर्न वाली एंट्री कर लो, सेल रिटर्न टू डेटर कर लो, या ओनली सेल टू डेटर भी चलेगा, सेल काट देंगे। पेंडिंग वाला है, अभी कोई रिप्लाई नहीं आया, टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है, क्योंकि आपको मैंने बताया था टाइम अलाउड होता है, अगर उस टाइम अलाउड में वो वापस ना करे, कोई डिसीजन ना बताए अपना, तो आप उसको क्या है 15 दिन का टाइम था, 15 दिन पूरे हो गए, उसने ही डिडंट रिप्लाई एनीथिंग, तो मान लिया जाएगा इट इज सेल। तीन सिचुएशन बताई थी। सेल कब माना जाता है, जब वो इंटीमेट कर दे कि यस अप्रूव्ड इट, पसंद है तो, या फिर वो कुछ ऐसा करे जिससे इट सीम्स दैट ही हैज टू बी ट्रीटेड एज ऑनर, यानी वो ऑल्ट्रेशन कर दे, मॉडिफिकेशन कर दे, चीज पे स्टिकर लगा दे, तो मान लो उसने अपना मान लिया है। किसी को आगे उधार दे दे, किराए पे दे दे, तो समझो क्या है, टैक्सी ले ली उसने हमसे और आगे किराए पे भी भेज दी कहीं, तो इसका मतलब उसे वो गाड़ी पसंद है, तो वो सेल मान ली जाएगी। या टाइम जो दिया था अलाउड के, सोच ले इतने दिन में, वो एक्सपायर होने तक भी वापस नहीं करता, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सेल। एक तो ये बात अपन की कि एक्चुअल सेल डाल लो, पेंडिंग वाले की सेल रिटर्न की सेल रिवर्स की एंट्री कर दो, सेल टू डेटर, और फिर कॉस्ट पे स्टॉक काउंट डेबिट टू ट्रेडिंग काउंट कर दो। ओके, लेकिन इसमें झंझट बहुत ज्यादा है। पहले सेल डालो, फिर क्या रिवर्स आ गया तो रिवर्स करो, पसंद आया चलो कोई एंट्री नहीं, फिर 31 को पेंडिंग अप्रूवल वाले की सारी एंट्री रिवर्स करो, फिर कल को वो कह दे पसंद है तो दोबारा सेल की करो। बड़ा फालतू का चक्कर है। पर कितना चक्कर है, एक दो लोगों के साथ तो ट्रांजैक्शन है, कर लो ऐसे एक्चुअल सेल मानते हुए, नहीं तो भूल गए तो लॉस हो जाएगा, कर दो एक्चुअल सेल। लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शन ठीक ठाक है, मतलब है फ्रिक्वेंटली कोई 10-20 एंट्रीज हैं, तो आप बढ़िया रहेगा, क्या बना लेते थे आप, सेल और रिटर्न डे बुक, जिसे लोग जर्नल भी कह देते हैं, सेल और रिटर्न जर्नल बोल देते हैं। सेल और रिटर्न डे बुक कह लो या सेल और रिटर्न जर्नल,
इसमें कॉलम बना लेते हैं, किस किस को दिया, उसमें से कितना अप्रूव हो गया, कितना रिजेक्ट और कितना पेंडिंग है। एंट्री सिर्फ किसकी करो, जो सेल हो गया, जो अप्रूव हो गया उसकी, क्योंकि बाकी तो याद है, मेमोरी में है हमारे, वो जो डे बुक है या जर्नल सेल और रिटर्न बता रही है कि ये माल लोगों के घर में पड़ा है, वो अपने स्टॉक में जोड़ लेंगे, भूलने का कोई चांस नहीं। बस सेल की एंट्री अप्रूव वाले की करो, बहुत अड़ी ये सिस्टम सही रहेगा। लेकिन फालतू की पहले पूरी सेल डालो, फिर वापस आए उसकी एंट्री करो, पेंडिंग वाले की फिर रिवर्स करो, फालतू झंझट नहीं। एक बुक बनाओ ये अलग से, सेल और रिटर्न जर्नल या सेल और रिटर्न डे बुक, बस सारी चीजें उससे याद हैं, एक्चुअल सेल वाली एंट्री करो। तीसरा मेथड क्या कहता है, तीसरा मेथड एक और नई बात करता है, वैसे काम का तो नहीं है, काम के तो सिर्फ क्या है, दो मेथड ही हैं, ये काम का नहीं है। तो देखते हैं दो मेथड कौन से हैं इसमें। वो कह रहा ये तीसरा मेथड कौन सा है उसकी बात करते हैं। सेल, जब ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो, ऑब्वियस जब बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो तो क्या दिक्कत आएगी, देखते हैं। व्हेन ट्रांजैक्शन आर न्यूमरस, बड़े स्केल पे ट्रांजैक्शन है, ओके, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तार ही खराब होगी। देखो, व्हेन ट्रांजैक्शन आर न्यूमरस, बड़े स्केल पे हो, तो ये मेथड में क्या होगा, सेल और रिटर्न तो वैसी बनेगी, सेल और रिटर्न डे बुक कह लो या जर्नल, वो पहले की तरह सेकंड मेथड की तरह वैसे बनेगी। नेम ऑफ द पार्टीज, सब पार्टी का नाम, सपोज ए बी सी डी, गुड सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस, इनको रिटर्न बेसिस पे माल दिया 10,000, 15,000, 5,000 और 20,000, कितने रुपए का माल दिया सारा, आप टोटल करो, ये 50,000 हो गया, ओके। फिर हमें कह रहा है अप्रूव्ड, जो उन्होंने फोन करके बता दिया पसंद है, इसने कह दिया 5 वाला पसंद है, इसने कह दिया 10 वाला, इसने कोई जवाब नहीं दिया, इसने कह दिया 5 वाला पसंद है, यानी कि 20 वाला माल उन्होंने क्या कर लिया है, अप्रूव। रिजेक्टेड, इन्होंने वापस कर दिया है, इसने 5 वाला वापस कर दिया है, इसने सारा वापस कर दिया है, बस 10। तो इसका मतलब पेंडिंग अप्रूवल, पेंडिंग अप्रूवल, पेंडिंग अप्रूवल की बात करो, जिसका कोई जवाब नहीं, 10 में से क्या पेंडिंग अप्रूवल कोई भी नहीं, इसका 10 में से 5 का पेंडिंग अप्रूवल है, इसके 5 में से 5 का 5 क्या आ गया, रिजेक्ट, इसके 20 में से 5 पसंद आ गया, 15 का पेंडिंग अप्रूवल है। तो आप ध्यान से देखो, इस सिचुएशन के अंदर आप जो अकाउंट डे बुक बना रहे हो, जब ट्रांजैक्शन बहुत बड़े स्केल पे हो, व्हेन ट्रांजैक्शन आर न्यूमरस, लार्ज स्केल पे हैं, तो आप ये सेल और रिटर्न डे बुक तो सेकंड मेथड बताया ना फ्रीक्वेंट वाले में भी, कि जो जो माल रिटर्न बेसिस पे बेचा वो वाला, जो जो रिटर्न बेसिस पे जो अप्रूव हो गया वो, इसने 5 अप्रूव, इसने 10, इसने 5 अप्रूव, ये एक्चुअल सेल है, ये रियल में एक्चुअल सेल है। ये वो गया और वापिस आ गया, ये अभी लोगों के घर में पड़ा है। तो आप इन जर्नल लेजर बुक है ना हमारी, जर्नल लेजर जिसे आप प्रिंसिपल बुक कहते हैं, जर्नल लेजर रूटीन बुक जो हमारी है, उसमें आप सेल इसकी एंट्री करना, ए डेबिट, बी डेबिट और डी डेबिट, कितने कितने रुपए है, ए डेबिट 5,000, बी डेबिट 10,000, डी डेबिट 5,000, टोटल सेल टू सेल्स अकाउंट 20,000 रुपए। सेल अकाउंट बना लोगे, डेटर के अंदर एबीडी में कितना चला जाएगा, 5, 10, 5 और सेल अकाउंट में 20। ये जनरल लेजर अपनी मेन लेजर है, मेन लेजर बुक है जनरल लेजर जो है, ठीक। तो इस तरह से अपन ने क्या है, ये 20,000 की एंट्री करनी है अपनी जनरल लेजर में। अब देखना इसमें एक्स्ट्रा काम क्या है थर्ड मेथड में, जब ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो। ये जो सेल और रिटर्न डे बुक है एक तरह से ये क्या है, मेमोरेंडम बुक है, याद रखने का रोल प्ले कर रही है कि 50 का माल लोगों को दिया,
20 का माल लोगों ने पसंद कर लिया, 10 माल लोगों ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और 20 माल क्या है, पेंडिंग अप्रूवल है। ये अपने को पता लग रहा है कि कितना पेंडिंग अप्रूवल है। चलो, तो अब ये बता रहा है इसके अंदर ये थर्ड मेथड में एक तो ये काम करना है, वो वाला पुराना सेकंड मेथड वाला एक्चुअल सेल। एक एक्स्ट्रा आपको सेल और रिटर्न लेजर में जाना है, सेल और रिटर्न लेजर। अब ये लेजर कौन सा आ गया, नोट अ जर्नल लेजर, नोट अ जर्नल लेजर, यानी कि ये आम अपनी लेजर नहीं है जिसको प्रिंसिपल बुक बोलते हैं ना, जो जिससे फाइनल अकाउंट बनते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है। ये वो वाली बुक तो ये है अलग, ये तो याद रखने के लिए एक्स्ट्रा बनाई जा रही है। ये वो नोट अ जर्नल लेजर, ये तो मेमोरेंडम है, ये सिर्फ मेमोरेंडम बुक है याद रखने के लिए, बेकार है, कोई जरूरत ही नहीं। जो ये बता रही है ना वो काम तो अपना यहीं से हो गया है कि भाई इससे साफ पता लग रहा है टोटल 50 का माल दिया, 20 का अप्रूव हो गया, 10 का रिजेक्ट हो गया, पेंडिंग अप्रूवल कितनी 20,000, सारी बातें यहां से क्या हो गई, फाइनल हो गई हैं। तो इसलिए ये बुक जो है हमारी सारी डिटेल बता रही, इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं। पर थर्ड मेथड कह रहा है सेकंड वाला ये तो बना ही लो आप, पता लग जाएगी पिक्चर। या आप ये ना बनाओ, ये बनाओ, सेल और रिटर्न लेजर में कौन सा अकाउंट, सेल और रिटर्न अकाउंट। याद रखना, बार बार कह रहा हूं, ये अपनी मेन जर्नल लेजर में नहीं बन रहा। और इसके अंदर किसका अकाउंट, ए का अकाउंट, बी का अकाउंट, सी का अकाउंट और डी का अकाउंट। ये अकाउंट मेन लेजर के नहीं है, फिर कह रहा हूं वो अकाउंट तो एबीसीडी के इधर बन रहे हैं जर्नल लेजर में, वो मेन अकाउंट है सी का, डी का, वो एक्चुअल सेल है। जो इनमें डाल रहे हो ना टू सेल, कितने रुपए की, 5,000, बी में डाल रहे हो टू सेल, कितने रुपए लेने हैं, 10,000, और डी में डाल रहे हो टू सेल, कितने लेने हैं अपने, 5,000। ये रियल लेजर है। इसमें सेल अकाउंट में क्या जाएगा, अगर इसमें सेल अकाउंट बनाओगे तो सेल अकाउंट में बाय ए बी डी कितने रुपए, 20। ये अपनी असली लेजर है। ये तो वैसे ही बनेगी जैसे +1 लेवल में पढ़ते हैं आप कि भाई पार्टी डेबिट होगी, सेल क्रेडिट, सेल अकाउंट में क्रेडिट हो गया, पार्टी में डेबिट। फिर ये एबीसीडी के कौन से अकाउंट, ये मेमोरेंडम अकाउंट है वैसे ही रिटर्न बेसिस वाले। तो इसमें आपको क्या करना है, जितना भी माल रिटर्न बेसिस पे बेचा, बाय सन्ड्रीज, सन्ड्री में सारा डाल दो जो बेचा है, सन्ड्री कितने का बेचा, ए को, बी को, सी को, डी को, टोटल कितना, टोटल गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस। जितना भी माल रिटर्न बेसिस पे बेचा वो डाल दो। और जिस जिस पार्टीज ने माल वापस कर दिया या पसंद कर लिया उसकी एंट्रीज डाल दो। फिलहाल आपने ये 4 लोगों का क्रेडिट किया, इकट्ठा डाल दें। ये 4 किस किस का है, ए का, बी का, सी का, डी का, कितना, 50, 10,000, 15,000, 5,000 और 20, टोटल डाल दिया 50। अब देखो इन पार्टीज के अकाउंट में क्या कर दो, टू सेल और रिटर्न अकाउंट, कितने रुपए, ए के अकाउंट में 10,000, बी के अकाउंट में कितने का माल दिया, टू सेल और रिटर्न अकाउंट, कितने रुपए का माल, 15,000। सी के अकाउंट में टू सेल और रिटर्न अकाउंट, कितने रुपए का माल दिया, 5। इसको टू सेल और रिटर्न अकाउंट, कितने रुपए का माल दिया, 20। ये मेन एबीसीडी के अकाउंट नहीं है कि जिससे पता लगे पैसे लेने हैं। वो अकाउंट तो किस बुक में बन रहे हैं, लेजर बुक में। वो बनाने को नहीं कहा, वो तो अपन रूटीन में बनाएंगे। ए के अकाउंट में डेबिट 2 सेल 5, बी के अकाउंट में 2 सेल 10, डी के अकाउंट में 2 सेल 5 और सेल के अकाउंट में बाय एबीसीडी टोटल 20,000। ये तो लेजर बुक मेन बुक है, प्रिंसिपल बुक वो अलग है। ये तो मैं बार बार बता रहा हूं, ये तो बेकार एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। कौन सी बुक बना रहे हैं, सेल और रिटर्न लेजर नाम है इसका, वो लेजर बुक अलग है और ये लेजर बुक अलग है। ये जर्नल लेजर नहीं है, लिख दिया मैंने, ये मेमोरेंडम बुक है। जिस जिसको टोटल माल दिया 50, सभी के अकाउंट में डेबिट कर दो।
क्या ये चीज ये दिखाती है कि अपन ने पैसे लेने हैं से बी से? ना, ये चीज दिखाती है मेमोरेंडम बुक कि ए को 10 का माल दिया है, पसंद आए रख लेगा, नहीं तो वापिस। बी को 15 का दिया है, 5 को इसको 20 का दिया है, ये बता रही है बस। इसमें से किस किस ने रिजेक्ट कर दिया, किस किस ने एक्सेप्ट कर लिया? टू सन्ड्रीज। ये टोटल रिजेक्टेड वाला और एक्सेप्टेड वाला है, टू सन्ड्रीज। किस किस ने रिजेक्ट कर दिया? देखो, रिजेक्ट किया ए ने और बी ने, ए और बी ने, ए प्लस बी ने रिजेक्ट किया था कितना कितना? ए ने रिजेक्ट किया 5 और सॉरी सी ने, ए ने रिजेक्ट किया 5 और सी ने भी 5, 5 और 5, टोटल कितने का रिजेक्ट कर दिया? 10। तो पेंडिंग वाला माल कम हो गया। ए के अकाउंट में क्या लिख दो? बाय सेल और रिटर्न अकाउंट। ये सेल और रिटर्न अकाउंट है ना, कितने रुपए? 5। सी के अकाउंट में भी क्या कर दो आप? सी के अकाउंट में लिख दो आप बाय सेल और रिटर्न अकाउंट, कितने रुपए? 5। ये रिजेक्ट हो गया। फिर जो एक्सेप्ट हो गया, टू सन्ड्रीज। टू सन्ड्रीज क्या है? ये एक्सेप्टेड वाला। किस किस ने माल पसंद कर लिया है? ए ने कर लिया, बी ने कर लिया, डी ने कर लिया। ए ने कितने वाला पसंद कर लिया है? 5000 वाला। बी ने कितने वाला? 10 वाला। और डी ने कितने वाला? डी ने कर लिया है 5 वाला। टोटल 20 का सामान इनकी सेल है, इन्होंने पसंद कर लिया है। तो इनके घर में पेंडिंग वाला माल कम हो गया ना? हाँ बिल्कुल हो गया। यहां टोटल डालो। ए के अकाउंट में बाय सेल और रिटर्न अकाउंट एक्सेप्टेड वाला 5, बी के अकाउंट में बाय सेल और रिटर्न अकाउंट एक्सेप्टेड वाला कितना? 10, डी के अकाउंट में बाय सेल और रिटर्न अकाउंट एक्सेप्टेड वाला कितना? 5। तो बस इससे तो टोटल पेंडिंग वाला माल आ जाएगा। ये अकाउंट बताता है कि टोटल 50 का माल लोगों को दिया हमने रिटर्न बेसिस पे, उसमें रिजेक्ट हो गया, वापिस आ गया 10, उसमें पसंद आ गया, सेल होगी 20। पेंडिंग वाला कितना पड़ा है टोटल? 2 बैलेंस कैरी डाउन। ये वो माल है जो पेंडिंग क्या है? पेंडिंग अप्रूवल। ये वो माल बताता है सेल और रिटर्न अकाउंट जिसका भी कोई ना तो रिजेक्ट है ना एक्सेप्ट है। अगर पार्टी वाइज देखें किस किस का है वो, इसका तो नहीं है, इसका तो कुछ रिजेक्ट हो गया, कुछ एक्सेप्ट हो गया, खत्म। इसका है 15 का रिटर्न बेसिस पे माल दिया था, इसने उसमें से 10 का माल एक्सेप्ट कर लिया है। 5 का इसमें घर में पड़ा हुआ माल क्या दिखाता है? बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये पैसे लेने नहीं दिखाता, ये बताता है 5 का माल क्या है? पेंडिंग अप्रूवल इसके घर में पड़ा है, जिसका कोई जवाब इसने नहीं दिया। इसका सारा कुछ क्लियर हो गया। इसमें देखो 20, इसके घर में पड़ा हुआ 15 माल क्या बताता है? बाय, पैसे लेने नहीं है इसे, लेने तो इसने जो पसंद किया है 5 का माल, देखो डी ने वही लेने हैं। डी ने पसंद किया है क्या कुछ? अप्रूव, हाँ डी ने 5 को अप्रूव किया है, तो वो 5 ही लेने हैं जो मेन लेजर में दिखेंगे 5000। ये तो क्या बताता है? 15000 पेंडिंग अप्रूवल वाला माल इसके घर में पड़ा है, ये वो बताता है बैलेंसिंग फिगर। यानी ये टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है, कोई फायदा नहीं है इस लेजर को बनाने का अलग, सेल और रिटर्न लेजर। क्योंकि आप सेल और रिटर्न अगर डे बुक बना लें तो सारे पर्पस तो यहीं से सोल्व हो जाते हैं। इससे आपको पता लग जाता है किस किस को माल दिया, कितना रिजेक्ट हो गया, कितना एक्सेप्ट हो गया, सब पता है। पेंडिंग अप्रूवल सब कुछ तो ये सेल और रिटर्न जर्नल कह लो या डे बुक बता रही है। ये कौन सा एक्स्ट्रा बता देगा? एक्चुअल में जो थर्ड मेथड है ना, वो कहता है ये ना बनाओ, चाहे ना बनाओ, वो नहीं कहता बनाओ, वो कहता है सीधा बस हमारी सेल और रिटर्न लेजर में आप अकाउंट लगा लो। सेल और रिटर्न लेजर में कौन सा अकाउंट लगाना है आपने लगाना है सेल और रिटर्न अकाउंट, ए का अकाउंट, बी का अकाउंट, सी का अकाउंट, डी का अकाउंट। तो ये क्या कह रहा है? सेल और रिटर्न के अंदर टोटल कितना कितना आपने रिटर्न बेसिस पे माल दिया लोगों को? 50। सभी पार्टी में डेबिट लिख दो। इसका मतलब है ए को दिया है 10, बी को 15, सी को 5, डी को 20। ये पता लग गया, टोटल इस अकाउंट में आ गया। अकाउंट का नाम है सेल और रिटर्न अकाउंट, पार्टी का अकाउंट डेबिट हो गया। फिर जिसने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट 2 लोगों ने किया है, ए और सी ने, 5 और 5,
तो इधर टोटल डाल दिया, टू सन्ड्री, टोटल रिजेक्टेड 10। ए और सी के अकाउंट में बाय सेल और रिटर्न अकाउंट 5, सी के अकाउंट में बाय सेल और रिटर्न अकाउंट 5, ये रिजेक्टेड वाला था, रिजेक्टेड वाला। इसके घर में कोई पेंडिंग अप्रूवल नहीं पड़ा। अप्रूव किसने कर लिया, पसंद किसने कर लिया, क्वेश्चन में लिखा है सपोज ए ने, बी ने, डी ने 5, 10, 5, तो पेंडिंग वाला माल कम हो गया ना, अप्रूव हो गया तो पसंद आ गया तो सेल हो गया 20। किस किस के अकाउंट में करूं भी, क्लियर हो गया, बस ये तो सेल है, इसको मेन बुक में डाल देंगे पैसे जो लेने हैं। तो इस एक के अकाउंट में 5 काट दिया, ये कौन सा है जो अप्रूव कर लिया उसने, अप्रूव्ड, पसंद आ गया उसे, इससे पैसे ले लेंगे बाद में 5। इसने 10 का अप्रूव कर दिया था, किसने, बी ने, वो अप्रूव आ गया 10। डी ने 5 का अप्रूव कर दिया था, वो आ गया। अब देखो ये बताता है कि ए का तो सारा कुछ क्लियर, बी को 15 का दिया था, पसंद आए रख ले, नहीं तो वापस। 10 का उसने अप्रूव कर दिया, 5 का उसके घर में पेंडिंग अप्रूवल पड़ा है। सी का सब क्लियर, रिजेक्ट कर दिया था। डी ने 5 का अप्रूव कर लिया, 15 का पेंडिंग अप्रूवल उसके घर में पड़ा है। वो कहता है ये ना बनाओ थर्ड मेथड, कहता है डबल काम ना करो, सिर्फ ये बना लो। सेल और रिटर्न लेजर में याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव भी, कि सेल और रिटर्न अकाउंट यानी ये सेल और रिटर्न लेजर किस मेथड में कब बनती है, व्हेन ट्रांजैक्शन आर न्यूमरस, लार्ज स्केल पे ट्रांजैक्शन है, देन वी हैव टू प्रिपेयर सेल और रिटर्न लेजर। और सेल और रिटर्न लेजर में कौन कौन से अकाउंट, पार्टीज के और सेल रिटर्न अकाउंट। इनसे ये ट्रायल बैलेंस नहीं बनना, इससे ये सारे जो अकाउंट है ना, ये सारे नो रोल इन प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। भैया वो तो किस में चल रहा है, वो डेबिट क्रेडिट राम शाम ए बी सी के अकाउंट, सेल के अकाउंट तो जनरल लेजर में बड़े सीधे तरीके से बन रहे हैं। टू सेल, टू सेल, टू सेल, सेल में बाय ए, बाय बी, बाय डी, ये वो नहीं है। ये जो बैलेंस आ रहा है 5015, ये लेने नहीं दिखा रहा, ये तो ये दिखा रहा है कि इनके घर में पेंडिंग अप्रूवल वाला माल पड़ा है जो इन्होंने जवाब नहीं दिया, बस टोटल वहां से इंडिविजुअली इनके घर में पड़ा है। ये याद रखने के लिए बनाया जा रहा है, मेमोरेंडम बुक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल और रिटर्न लेजर में सेल और रिटर्न अकाउंट और पार्टीज के अकाउंट बनते हैं, वो क्या है, आप कहना मेमोरेंडम अकाउंट है याद रखने के लिए, वरना वो फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं है, वो हमारा ट्रायल बैलेंस में रोल प्ले नहीं करेगा। तो फिर इसका फायदा क्या, याद रखने के लिए भी टोटल कितना माल पेंडिंग अप्रूवल है, कितना रिजेक्ट हुआ, कितना अप्रूव हुआ, वो बता रहा है, अप्रूव रिजेक्ट टोटल कितना माल था, कितना पेंडिंग अप्रूवल है 20। इंडिविजुअली देखें किसके पास पड़ा है पेंडिंग अप्रूवल, वो ए के पास पड़ा है 5 और डी के पास 15, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए है। और इस अकाउंट में सेल और रिटर्न अकाउंट में इंडिविजुअल एंट्री होती है नहीं, इसमें सन्ड्री लिख के टोटल फिगर, जितना माल इन रिटर्न बेसिस पे दिया वो, जितना एक्सेप्ट, जितना रिजेक्ट हुआ वो टोटल बेस पे एंट्री होती है। क्लियर, इस तरह से ओके। तो एक ए बी सी डी के अकाउंट जो हैं इनमें इंडिविजुअली एंट्रीज होती है, सेल और रिटर्न अकाउंट में नहीं। बस थोड़ा सा ये याद रखना है, चीज कुछ एक्स्ट्रा नहीं। थर्ड मेथड जो है वो क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा काम करवा रहा है, सेल और रिटर्न लेजर बनवा रहा है। जब ट्रांजैक्शन लार्ज हो, न्यूमरस हो, बहुत ज्यादा हो, तो आपको ये बनाओ चाहे ना बनाओ, सेल और रिटर्न डे बुक आपकी मर्जी है, ये बनाना जरूरी है थर्ड मेथड में। ठीक, सेल और रिटर्न लेजर में सेल और रिटर्न अकाउंट जो टोटल एंट्रीज करता है, इंडिविजुअल नहीं, टोटल फिगर 50 का माल दिया, रिजेक्ट टोटल 10 का हुआ, अप्रूव टोटल 20, बैलेंस पेंडिंग अप्रूवल जिसका जवाब नहीं आया, रखना है कि नहीं, वो 20 है। इंडिविजुअल अकाउंट में एंट्री इंडिविजुअल अमाउंट से होती है, टोटल से नहीं। इसमें जो क्रेडिट होगा टोटल होगा, सभी पार्टीज में डेबिट इंडिविजुअली होगा। इसमें जो रिजेक्ट या एक्सेप्ट होगा टोटल फिगर पार्टीज के अकाउंट में इंडिविजुअल डलेगी। इसमें टोटल पेंडिंग अप्रूवल आएगा, पार्टीज में इंडिविजुअल आएगा। इससे पता लग जाता है किस किस के घर में माल पड़ा है कंपनी का जो पेंडिंग अप्रूवल है, टोटल कितना रिजेक्ट कितना एक्सेप्ट। तो एक स्टूडेंट कहता है सर ये सारी चीज़ें तो यहाँ से पता लग रही थी, बिल्कुल सही, ये बनाना बहुत बेटर है, ये बुकिश दुनिया में चल रहा है, पढ़ना पड़ेगा हमें, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, यही चलता है। सेल और रिटर्न डे बुक कह लो या जर्नल, ये बनाते हैं आप, सही है। तो थर्ड मेथड अगर आप पेज नंबर 5 देखो, उस पे करके दिखा रहा है थर्ड का कि भाई आपने पी को, बी को, क्यू को, डी को, ई को, आर को, सबको कितने का माल बेचा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बंदे का नाम बदल रहा है, सबको कितने का माल बेचा, 93,000।
पी, बी, क्यू, डी, ई, आर को जोड़ दिया। सभी पार्टी में डेबिट, सभी के अकाउंट बना के नहीं दिखाए, इसने सिर्फ पी का बना के दिखाया। पी को 15 का माल दिया है। फिर इसमें से पी और क्यू ने माल वापस ही कर दिया, पी और क्यू ने वापस कर दिया माल 43 का। तो टू सन्ड्री पी और क्यू में क्या आ जाएगा, बाय सेल रिटर्न अकाउंट। ठीक, तो देख लो एक बार। अगर आपको ये नहीं बना के दिखाना तो सीधा आप सेल और रिटर्न लेजर और पार्टीज के अकाउंट में एंट्रीज कर सकते हैं। देखना 1 मिनट में। आप डे बुक चाहे ना बना के दिखाओ, क्योंकि थर्ड मेथड में डे बुक नहीं मांगता। आप सीधा ही इस अकाउंट में एंट्री डाल दो। कौन सी बुक बनाओगे, मेमोरेंडम बुक, उसमें क्या करोगे देख लो। आप इलस्ट्रेशन 3 की बात कर रहे हैं, सेल और रिटर्न लेजर बनाओ, एक बुक लगाओ अलग से, मेमोरेंडम बुक है, इसमें सेल और रिटर्न अकाउंट बनाओगे आप, जो टोटल की बात करेगा, और पार्टीज के अकाउंट आप अलग अलग बना लो। कौन कौन सी पार्टीज हैं इसी बुक में, इसी बुक में ही बना रहा हूं मैं। क्या पी का, थोड़ा स्पेस ज्यादा छोड़ते हैं, पी का, फिर बना लो आप बी का, फिर बना लो आप क्यू का, फिर बना लो डी, सारे पूछे नहीं, मैं तो सिर्फ नॉलेज के लिए बना रहा हूं। डी, फिर बना लो ई, फिर बना लो आर। देखना 1 मिनट में बन जाएगा। तो देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 5 पे क्या कह रहा है, कह रहा है सबको रिटर्न बेसिस पे माल दिया बाय सन्ड्रीज। बाय सन्ड्रीज, सन्ड्री में क्या है, गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस, जो रिटर्न बेसिस पे टू ऑल पार्टीज, टू ऑल, सबको माल दिया। कितने वाला, 15 वाला, 20 वाला, 28 वाला, 3 वाला, 1 वाला और 26 वाला। टोटल 93,000 का माल है। सभी पार्टीज में क्या कर दोगे आप, डेबिट। सभी पार्टी पी में क्या लिखोगे, टू सेल और रिटर्न अकाउंट। कितने का माल दिया है पी को, ये 15,000 रुपये का माल दिया है। बी में करोगे टू सेल और रिटर्न अकाउंट, कितने रुपए का माल दिया इसको, इसको 20,000 का दिया है। इसको टू सेल और रिटर्न अकाउंट, इसको माल कितने का दिया है, 28,000 रुपये का दिया है। इसमें टोटल और इनमें इंडिविजुअल। फिर डी को कितने का दिया है, टू सेल और रिटर्न अकाउंट, इसको माल दिया है टोटल डी को 3,000 रुपये का। फिर ई को दिया है टू सेल और रिटर्न अकाउंट, कितने का रिटर्न बेसिस पे माल दिया है, 1,000 रुपये। टू सेल और रिटर्न अकाउंट, इसको कितने का माल दिया है, इसको दिया है 26,000 रुपये। ये सामान दिया सबको, ओके। अब हमें ये पता लग गया टोटल 93 सभी पार्टीज में डेबिट कर दिया। आगे, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पी एंड क्यू रिटर्न द गुड्स, पी और क्यू ने माल वापस कर दिया। पी ने 15 का, क्यू ने 28 का। तो यहां क्या कर दो, सन्ड्रीज। सन्ड्रीज, सन्ड्रीज में क्या है, रिजेक्टेड। रिजेक्टेड बाय पी एंड क्यू, पी और क्यू ने अपना माल वापस दे दिया। पी का 15 और क्यू का कितना था, 28, 43। तो ये टोटल जो माल रिटर्न बेस पे दिया वो कम हो गया। पी में क्या कर दोगे, बाय सेल और रिटर्न अकाउंट कर दोगे, कितने, 15। और इसमें क्या कर दोगे, बाय सेल और रिटर्न अकाउंट कर दोगे 28। इनका तो हिसाब हो गया बराबर, इनके पास कोई पेंडिंग अप्रूवल माल नहीं है, इसका भी बराबर। आगे चलो, कहता है बी डी ई ने कहा कि उनको सामान पसंद है। टू सन्ड्रीज एक्सेप्टेड बाय, किस किस ने एक्सेप्ट कर दिया है, बी, डी और ई ने। बी के पास कितना माल है, बी के पास 20,000, कहता है पसंद है मुझे। और बी के बाद डी के पास 3 का, ई के पास 1,000 का, तो 24,000 का माल इन्होंने पसंद कर दिया। यहाँ टोटल बी में क्या कर दो, बाय सेल और रिटर्न अकाउंट, इसने पसंद कर लिया है 20। इसके घर में पेंडिंग अप्रूवल बचा कोई ना, क्लियर हो गया। फिर किसने, डी ने भी पसंद कर लिया 3 का, तो वहाँ सन्ड्री, इधर क्या, बाय डी, वो एक्चुअल में बी डी का टोटल ही तो है। बाय सेल और रिटर्न अकाउंट अप्रूव कर लिया, कितने का, 3,000। बस
इसके घर में भी क्या है, कोई पेंडिंग अप्रूवल नहीं। ई ने भी पसंद कर लिया 1000 रुपये का बाय सेल और रिटर्न अकाउंट, कितना अप्रूव कर दिया 1, इसके घर में भी कोई पेंडिंग अप्रूवल नहीं। अब आप देख लो कि यहां से बैलेंस टोटल कितना अभी जवाब नहीं आया है, 93 से बैलेंस देख लो आप, 2 बैलेंस कैरी डाउन, ये टोटल पेंडिंग अप्रूवल है, टोटल गुड्स पेंडिंग अप्रूवल, ये टोटल माल है जिसका कोई जवाब अभी नहीं आया है, बैलेंसिंग फिगर। तो आप देख लो लोगों के घर में जो पड़ा था 93, उसमें से 43 रिजेक्ट और 24 वाला पसंद, 26 का माल अभी कोई जवाब नहीं आया है टोटल। अब ये किसका माल है, वो सिर्फ आर का है, दिख रहा है, देख लो आर का है, इसको आपने कोई एंट्री नहीं हुई इसमें, इसको आप बाय बैलेंस कैरी डाउन दिखाओगे, ये पेंडिंग अप्रूवल है जिसका अभी रिप्लाई आना बाकी है, दैट इज पेंडिंग अप्रूवल। यानी कि आपने डेबिट किया सभी पार्टी को जो रिटर्न बेसिस पे माल दिया है, जिसने रिजेक्ट कर दिया वो क्रेडिट, जिसने एक्सेप्ट कर दिया वो क्रेडिट, बैलेंस आया तो उसका मतलब ये है पेंडिंग अप्रूवल। इधर से टोटल है सबका, इधर इंडिविजुअली जिसके अकाउंट में डेबिट बचा है। ये नॉलेज के लिए मैंने पूरा कर दिया, वरना पूरा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये ख़त्म हो गया टॉपिक। तो मैं बता रहा था सेकेंड मेथड इज़ फार बेटर देन थर्ड वन, क्योंकि उसमें इतना झंझट ना करके सिंपल एक टेबल बनती है सेल और रिटर्न डे बुक वाली, उसी से ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, पेंडिंग वाली, रिजेक्ट वाली, एक्सेप्ट वाली, तो फालतू का चक्कर नहीं पड़ता। इस तरह से ये हो गया। अब इसके एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलो, इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन सेल और रिटर्न लेजर, क्वेश्चन नंबर 13, सेल और रिटर्न लेजर। अब वो लेजर किस मेथड में बनता है, इन सेल और रिटर्न लेजर। तो आप समझ गए ये किसकी बात कर रहा है, थर्ड मेथड में ऐसा होता है, सेल और रिटर्न। जब ट्रांजैक्शन लार्ज स्केल पे हो, लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन हो तब, तो उसमें कौन कौन से अकाउंट बनते थे, एक तो सेल और रिटर्न अकाउंट बनता था, और ये पार्टीज के अकाउंट ए का बी का वो इंडिविजुअली बनते थे। और ये बुक कौन सी बुक है, मेमोरेंडम बुक है, बताया था। पढ़ो क्वेश्चन, इन सेल और रिटर्न लेजर पूछ रहा है ऑल कस्टमर आर इंडिविजुअली डेबिट। हाँ, इधर टोटल आ जाता है, पार्टी के अकाउंट में इंडिविजुअली क्या है, डेबिट आ जाता है। इधर टोटल क्रेडिट, पार्टी के अकाउंट में इंडिविजुअली डेबिट। कहता है सारे कस्टमर इंडिविजुअली डेबिटेड होते हैं और सेल और रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है टोटल से। सही कह रहा है। मान लो ये बाय सन्ड्रीज लिख के करते हैं, ए बी का 60 और 30 90, पार्टीज में क्या हो जाता है, टू सेल और रिटर्न अकाउंट 60, टू सेल और रिटर्न अकाउंट 30। पार्टी के अकाउंट में इंडिविजुअली डेबिट और सेल और रिटर्न अकाउंट में टोटल क्रेडिट। तो ये यही कह रहा है, पार्टी इंडिविजुअल डेबिट, सेल और रिटर्न अकाउंट टोटल से क्रेडिट होता है। बिल्कुल सही कह रहा है। आगे चलो, सेकंड, ऑल द कस्टमर आर डेबिटेड इन टोटल। कस्टमर डेबिट कैसे हो जाएंगे सारे इकट्ठे, कस्टमर का तो अकाउंट अलग अलग बनेगा। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कस्टमर टोटल से डेबिट, और सेल और रिटर्न में आप क्या है, कहता है क्रेडिट करो पीरियोडिक टोटल, यानी इसमें भी टोटल, कस्टमर में भी। कस्टमर में टोटल कैसे आ जाएगा, कस्टमर अलग अलग हैं तो अलग अलग इंडिविजुअली आएगा, गलत कह रहा है बी। थर्ड में सारे कस्टमर इंडिविजुअली डेबिट और सेल रिटर्न में भी इंडिविजुअली क्रेडिट, गलत। ये तो कह रहे हैं इंडिविजुअली डेबिट, इसमें भी इंडिविजुअली क्रेडिट करो, ए का 60 बी का 30, ना ना ना, इसमें टोटल और इसमें इंडिविजुअल डेबिट। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, सेल और रिटर्न डे बुक एंड सेल और रिटर्न लेजर आर नोन एज।
ये जो डे बुक बनाते हैं वही कॉलम वाली सेकंड मेथड में, या ये लेजर बनाते हैं, ये दोनों किस लिए बन रही हैं? मेमोरेंडम बुक्स है, याद रखने के लिए कि भूल ना जाएं, ये सब मेमोरेंडम बुक है। ये कोई मेन लेजर में एंट्री नहीं हो रही, मेमोरेंडम बुक में एंट्री हो रही है खाली। ओके, सी ऑप्शन। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कॉलम ऑफ सेल और रिटर्न जर्नल? वो कॉलम बना रहे थे ना, जर्नल कह लो या डे बुक कह लो, कॉलम क्या बना रहे थे? उसमें पार्टीज का नेम, कितना माल रिटर्न बेसिस पे बेचा, एक कॉलम था रिजेक्टेड का, एक अप्रूवल का, और लास्ट किसका था? पेंडिंग अप्रूवल का। तो 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि उस जर्नल या डे बुक में कौन सा कॉलम नहीं था वो बताना है आपने। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, हाँ पहला कॉलम था। गुड्स सोल्ड रिटर्न कॉलम, हाँ रिजेक्टेड का। गुड्स अप्रूव, यस वो भी था। पेंडिंग अप्रूवल, वो ऑप्शन नहीं दे रखा। इसने तो परचेज का कॉलम, जब बात सेल और रिटर्न बेसिस के चैप्टर की है तो परचेज कहां से आ गई? ये कॉलम नहीं था परचेज का, तो पूछ रहा है कौन सा कॉलम नहीं था? लास्ट वाला। 10th क्वेश्चन पे आना, अंडर सेल और रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस 10th में कह रहा है व्हेन ट्रांजैक्शन आर फ्यू। ओके, 10th में कह रहा है व्हेन ट्रांजैक्शंस आर फ्यू, फ्यू या कैजुअल, ट्रांजैक्शंस फ्रीक्वेंट नहीं है, आर फ्यू यानी कि कैजुअल है, तो आप सेल और रिटर्न बेसिस को क्या कर देते हो? ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल, ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल, एक्चुअल सेल मान के एंट्री डाल देते हो। क्या कह रहा है? कहता है जब ट्रांजैक्शन थोड़ी है, सेलर एट द एंड ऑफ द ईयर रिवर्स करता है सेल की एंट्री, देन व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन सब्सिक्वेंट डेट। यानी एक क्वेश्चन समझो पहले, जैसे मान लो 25 मार्च को आपा ने ए को माल दिया, ए डेबिट टू सेल, ये माल दिया, 15 डेज का टाइम दे दिया, ठीक। 31 मार्च को कोई रिप्लाई नहीं आया, 31 मार्च 2020 को, नो रिप्लाई रिसीव फ्रॉम ए। सोच रहा है अभी 15 दिन का टाइम है, तो आपने रिवर्स एंट्री डाल दी, रिवर्स एंट्री एट एंड ऑफ पेंडिंग अप्रूवल। जो माल पेंडिंग अप्रूवल है उसकी रिवर्स एंट्री डालोगे। हाँ, क्या एंट्री डालोगे आप? सेल अकाउंट डेबिट टू ए, रिवर्स एंट्री नहीं डालोगे? बिल्कुल डालेंगे। कर दी। अब कह रहा आपने रिवर्स कर दी, अब नेक्स्ट ईयर के शुरू में, नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में, यानी कि मान लो 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल 20 में, अब इफ ए रिजेक्टेड द गुड्स, अब ये कहता है मुझे पसंद नहीं है, वापस कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, एंड रिटर्न द गुड्स वापस कर दे। अब क्या एंट्री होगी? बोलो। नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो एंट्री? क्योंकि आप सेल की रिवर्स एंट्री तो कर ही चुके हो। जब आपको 31 मार्च में रिप्लाई नहीं आया तो आपने रिवर्स एंट्री डाल दी सेल टू ए। अब अगर मान लो 1-2 दिन बाद नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया 1 अप्रैल से, तो 3 अप्रैल 20 में वो रिजेक्ट कर दे और माल वापस दे दे, तो क्या किसी एंट्री की जरूरत है? किसी एंट्री की जरूरत नहीं है, नो एंट्री। दोबारा रिटर्न करना है क्या आपने? सेल टू ए देने आ जाएंगे, ए से लेने थे, डेबिट हुआ, सेल क्रेडिट, रिवर्स कर तो दी, ए का खाता खत्म। अब वापस कर दूं क्या सेल डेबिट टू ए? फिर तो ए को देने दिखेंगे नहीं, अब कोई एंट्री की जरूरत नहीं है। ओके, 10th क्वेश्चन था ये, ए ऑप्शन बहुत सही है, कोई एंट्री की जरूरत नहीं। 9th क्वेश्चन को देखना क्या कह रहे हैं। कह रहे अंडर सेल और रिटर्न और अप्रूवल बेसिस व्हेन ट्रांजैक्शन आर फ्यू, फ्यू कह लो या कैजुअल कह लो, एक ही बात है, कैजुअल। जब ट्रांजैक्शन कैजुअल हो, फ्यू हो, सेलर वाइल सेंडिंग द गुड्स ट्रीट देम, जब वो माल भेजता है तो वो उसे क्या मानता है? उसे ऑर्डिनरी सेल मानते हुए एंट्री कर देता है। ये देखो, जो सामान भेजता है, सेंड करता है अप्रूवल बेसिस पे, तो क्या एंट्री करता है? ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल, ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल, एक्चुअल सेल, ऑर्डिनरी सेल की एंट्री कर देता है कि जैसे कि रियल में माल बेचा हो, वो एंट्री डाल देता है नॉर्मल सेल मानते हुए। साल के एंड में देखेगा क्या होता है क्या नहीं, तो नॉर्मल सेल मान के एंट्री डालता है, बिल्कुल सही। तो ऑर्डिनरी सेल कहता है पर कोई एंट्री नहीं करता, गलत कह रहा है, एंट्री करता है। क्या करता है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल एंट्री डाल देता है जब वो जब गुड्स भेजा जाता है।
बाद में रिवर्स करता फिरता है। 8th क्या कह रहा है, बी ऑप्शन सही था, ऑर्डिनरी सेल और एंट्री नॉर्मल सेल की करनी है। 8 अंडर सेल और रिटर्न और अप्रूवल बेसिस ओनरशिप ऑफ गुड्स इज पास्ड ओनली। कब वो पास होगी ओनरशिप? 3 केस बताए थे ना मैंने, या तो वो क्या करे, फोन करके कह दे पसंद है, या फिर वो कुछ ऐसा करे विच फ्रॉम विच इट सीम्स दैट ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स, वो उसे किराए पे दे दे, मॉडिफाई कर दे, जैसे बताया था ना गाड़ी है तो टायर बदल दे, स्टिकर, तो उसे लगता है ऑल्ट्रेशन कर दी कि पसंद है। तीसरा टाइम एक्सपायर बट ही डिडंट इंटीमेट एनीथिंग, हाँ ना नहीं किया तो अब वापस नहीं होती। 3 सिचुएशन बताई थी। 8th में क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन रिटेलर गिव्स इज अप्रूवल, वो आदमी क्या है अपनी परमिशन दे देता है, कहता है जी पसंद है मुझे, या गुड्स नॉट रिटर्न विद इन टाइम, टाइम जो है पूरा हो गया पर उसने वापस नहीं की, अब वापस होती भी नहीं। और बोथ ए एंड बी, हाँ बोथ ए एंड बी, एक ऑप्शन और था वो दिया ही नहीं इसने, बोथ ए एंड बी के नन ऑफ अबव बोथ ए एंड बी। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। और देखते हैं इसमें 8th क्वेश्चन था ये। माइंड में सारी स्टोरी लाओ, कुछ खास टॉपिक में नहीं है, छोटा सा एक टॉपिक है, आराम से हो जाता है। तो चलो 7th थ्योरी बेस्ड टॉपिक है। 7th कहता है ट्रेडर ने क्रेडिट किया सर्टेन आइटम ऑफ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस 60,000 की सेल डाली, तो जब ऑन सेंडिंग गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस पे जब माल भेजा तो क्या एंट्री कर दी होगी इसने एंट्री कर दी होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से एंट्री कर दी होगी? 60,000 रुपए से। 60 MCQ नंबर 7 कर रहा हूं, पेज नंबर 7। क्या कहता है, कहता है उसमें से आउट ऑफ दी 16,000 का माल वापिस आ गया, ठीक, जिसकी कॉस्ट कितनी है 8। तो कहता है दो द रिकॉर्ड ऑफ रिटर्न वाज ओमिटेड इन अकाउंट, बुक्स में एंट्री भूल गए, पर माल तो आ गया ना, 16 का आपके पास वापस आ गया, जिसकी कॉस्ट क्या है 8। तो मैं समझ गया जो गुड्स रिटर्न आया, गुड्स रिटर्न हैविंग सेल वैल्यू, उसकी सेल वैल्यू 16,000 है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट 8,000 है। मैं समझ गया भैया जितनी कॉस्ट उतना प्रॉफिट, 8 में 8 का प्रॉफिट जुड़ा होता है, 16 में देते हो आप। आगे पढ़ो, कहते हैं माल तो वापिस आ गया पर इसकी बुक्स में एंट्री नहीं की। इन रिस्पेक्ट ऑफ अनदर पार्सल, एक और माल है जिसकी वैल्यू 12 है पर कॉस्ट कितनी है 6,000। द पीरियड ऑफ अप्रूवल डिडंट एक्सपायर, यानी वो पेंडिंग अप्रूवल वाला है, बंदा सामने वाला भी सोच रहा है, कहता है कि भाई उसका पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ। कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद कस्टमर कितना होगा? एक बात बताओ, सारा माल था टोटल गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस, सारा माल 60,000 सेल वैल्यू का है, पहले सेल वैल्यू बता दो 60, इसमें से रिटर्न उसकी सेल वैल्यू क्या है, उसने वापस कर दिया 16 वाला, चलो एंट्री नहीं की कर लेंगे, पर ग्राहक के घर में तो नहीं पड़ा, वापस आ गया। फिर कहता है 12 वाले का क्या कह रहा है, 12 वाले के बारे में कह रहा है कि भाई ये माल जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ अनदर पार्सल, 12 वाला जिसकी कॉस्ट है उसकी अप्रूवल अभी एक्सपायर नहीं हुई है क्लोजिंग पे, पेंडिंग अप्रूवल वाला कितना कह रहा है, पेंडिंग अप्रूवल एट एंड ऑफ द ईयर, उसकी सेल वैल्यू कितनी है जिसके बारे में वो कह रहा है अभी कोई जवाब नहीं आया 12। तो बाकी माल क्या अप्रूव्ड होगा ना, इसका मतलब अप्रूव्ड या एक्चुअल सेल मानो सारा 60,000 का था, 16 का उसने क्या कर दिया रिटर्न रिजेक्ट कर दिया, 12 का भी पेंडिंग अप्रूवल है, तो बाकी माल क्या होगा 60 में से कम कर दो 16 और 12, इसका मतलब बाकी 32 का एक्चुअल सेल है जो उसने पसंद कर लिया होगा, तो ही तो पेंडिंग वाला यही है। अब आपको कहता है सबकी कॉस्ट बतानी है, कॉस्ट बता दो, इसकी कॉस्ट कितने रुपए है 8,000 आधी, इसकी कॉस्ट कितनी होगी 16,000, इसकी कॉस्ट कितनी है दे रहा है 6,000, आधी कॉस्ट है, डबल रेट बेचते हो तो यही तो होता है,
जो ये वापस करने की कंडीशन पे देते हैं ना, तो उनको पता है बड़े ग्राहक ले जाएंगे, यूज़ कर करा के फिर वापस दे जाएंगे। बड़े लोग ऐसे तमाशे वाले होते हैं, पर वो रेट ही इतना महंगा लगा देते हैं, डबल रेट लगा देते हैं कि उनको फ़ायदा होना ही होना है। थोड़े भी लोगों ने पसंद कर लिया तब भी फ़ायदे में है, तो ये बहुत महंगा रेट लगाते हैं, डबल रेट। इसकी कॉस्ट 8 है दे रखी है, इसकी कॉस्ट 6 दे रखी है। ये जो उन्होंने पसंद कर लिया बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर आया, इसकी कॉस्ट 16। तो अब बोलो क्या चाहिए आपको। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कितना अप्रूव है, बता दिया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्लोजिंग स्टॉक में कितना जाएगा, तो वो तो अपने स्टॉक में जुड़ चुका है, ये वाला तो हमारे पास आ गया, ये वाला आना ही नहीं कभी, ये तो सेल हो गया। हमारे स्टॉक में ये 6 जोड़ना है, टू बी एडेड टू आर, टू बी एडेड आर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में 6000 रुपये ऐड कर दो, क्योंकि वजह है ना, ये तो वापस आ गया, एंट्री नहीं हुई, स्टॉक की गिनती में तो आ ही गया होगा, सामान वापस ही आ गया जब दुकान पे। ये बिक गया, उसने पसंद कर लिया, ये तो अपना माल है ही नहीं, अब बिक गया। ये अपना है जो लोगों के घर में पड़ा है पेंडिंग अप्रूवल वाला, 12 वैल्यू है, कॉस्ट कितनी 6000, तो ये पेंडिंग अप्रूवल वाला 6000 है। ओके, तो इस तरह से 7th क्वेश्चन हो गया। ये पूछ रहा था कि स्टॉक लाइंग विद कस्टमर कितने का होगा, तो लाइंग विद कस्टमर अगर सेल वैल्यू पूछे तो 12000 है, सेल वैल्यू पूछे तो आप कहना 12, स्टॉक की वैल्यू पूछे तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 6000 दे रखा है, ये हमारे स्टॉक में 6000 पे जाएगा, दैट इज कॉस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 में कह रहा है कंपनी कारें देती है डीलर को, रिटर्न बेसिस पे बेच ले तो ठीक, नहीं तो वापस दे देना। कह रहा ऑल सच ट्रांजैक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल, पर ये सारी ट्रांजैक्शन एक्चुअल सेल मानी जा चुकी हैं, सेल बुक में डाल दी एक्चुअल सेल मान के। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द ईयर 2 कार जिनकी कॉस्ट 55,000 ईच है, यानी कि एक 10 की हैं, 2 गाड़ियां जिनकी 55,000 ईच है, have been sent on return basis, have been debited to customer account 75 each, cost of goods lying with customer कितना है। सिंपल सी बात है, 2 cars pending approval, वो किसके पास पड़ी हैं, lying with customer, 2 गाड़ियां कस्टमर के पास पड़ी हैं जिनकी कॉस्ट क्या है, 2 कार्स की कॉस्ट 55,000 ईच है, तो 2 कारें कितने की हैं, वो 1,10,000 की हैं, और उनकी सेल वैल्यू क्या है, 2 कार की सेल वैल्यू पूछे तो 75,000 की एंट्री भी की थी हमने, तो 2 कारों की कितनी की होगी, 1.5। हमारे स्टॉक में कितना ऐड होगा, टू बी एडेड टू स्टॉक, टू बी एडेड टू स्टॉक कितने रुपए, 1,10, क्योंकि सेल हुई नहीं जब वो 2 गाड़ियां, तो ये पूछ रहा है स्टॉक कस्टमर के घर में पड़ा हुआ कितने का है, सेल वैल्यू मत लेना, हमारा माल तो 1,10 का ही माना जाएगा, है ही 1,10। जब प्रॉफिट किस चीज़ का, जब उसने पसंद ही नहीं की, अभी सोच रहा है वो, तो आप 1,10 ही अपना मानोगे, क्योंकि गया 1,10 वाला ही होगा, तो स्टॉक में कितना जाएगा, 110 वाला जाएगा। ओके, तो आंसर आएगा 110। 5th वही है, कहता है कि आप इससे देख के बता दो, गुड्स ऑन सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, स्टॉक ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस कितना है, चेक करो। अन्ना को दिया 3500 का माल, उसने 3000 वाला पसंद कर लिया, 500 वाला वापस कर दिया, कहता उठाओ वापस। अन्ना के पास पेंडिंग अप्रूवल है ना। बाबू के पास 28 का दिया, बाबू ने 28 का 28 कहता है पसंद है, पेंडिंग अप्रूवल है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप मुझे बता दो पेंडिंग अप्रूवल या गुड्स लाइंग विद कस्टमर, गुड्स लाइंग विद कस्टमर कितना है, कस्टमर के घर में। अन्ना ने लिया 3500 का, 3 का उसने पसंद कर लिया, 500 का वापस, तो पेंडिंग अप्रूवल कितना हुआ, नील। बाबू की बात करो, 2800 का दिया, 2800 का 2800 पसंद है उसे, पेंडिंग अप्रूवल क्या हुआ, नील। चंद्रा की बात करो, चंद्रा को दिया था 3680, रिजेक्ट कर दिया उसने, कहता पसंद नहीं है, रिजेक्ट, तो पेंडिंग अप्रूवल नील। फिर देसाई है, मिस्टर देसाई 1260 का दिया था, 1000 का कहता है एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पसंद है, और 260 का कहता है रिजेक्टेड, नील। कहने का मतलब पेंडिंग अप्रूवल वाला माल कितना है, स्टॉक लाइंग विद कस्टमर है ही नहीं,
स्टॉक लाइंग विद कस्टमर, फिर कॉस्ट तो मैं तो ढूंढूं, आप कहो जी कॉस्ट पे लिखते हैं, कॉस्ट तो फिर ढूंढूं जब कुछ बचा हो। सारा माल कैंसिल होके वापस आ गया या पसंद आ गया, सेल होगी। पेंडिंग अप्रूवल है ही नहीं तो कॉस्ट किसकी निकालूं, निकालनी नहीं। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि मर्चेंट ने सेंड किया गुड्स कैजुअली, यानी एक्चुअल सेल मानते हुए एंट्री कर दी, सारी ट्रांजैक्शन एक्चुअल सेल मानते हुए एंट्री कर दी, पर 31 दिसंबर को पता लगा 100 यूनिट माल जिनका सेल प्राइस 200 है अप्रूवल बेसिस पे, जिसे एक्चुअल सेल माना जा चुका है, तो वो माल स्टॉक में पड़ा है। आप ये बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में कैजुअल ट्रांजैक्शन वाला केस है, व्हेन ट्रांजैक्शंस आर कैजुअल, जब ट्रांजैक्शन कैजुअल हो वो सिचुएशन है। आपने एक्चुअल सेल मानते हुए एंट्री कर दी, तो ईयर एंड पे सेल वैल्यू ऑफ गुड्स पेंडिंग अप्रूवल, उस माल की सेल वैल्यू कितनी है जिसका पेंडिंग अप्रूवल है। कहता है 100 यूनिट माल है, एक का सेल प्राइस कितना है, सेल प्राइस 200 ईच है, तो कितने रुपए का सेल प्राइस है, 20,000 वाला पेंडिंग अप्रूवल है। कहता है इसे एक्चुअल सेल मान के एंट्री कर रखी थी, ये माल पता लगा है इतने प्राइस वाला अभी पेंडिंग अप्रूवल है, इसे एक्चुअल सेल मान रखा है, तो स्टॉक की वैल्यू बताओ, वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी एडेड इन आवर स्टॉक, आपके स्टॉक में क्या जाएगी, कॉस्ट जाएगी ना, ये तो 20 सेल वैल्यू है, तो क्या कह रहा है, प्रॉफिट कॉस्ट प्लस 25%, सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्लस 25% है, यानी सीधी सी बात है प्रॉफिट किस पे है, प्रॉफिट कॉस्ट पे है 25%। तो आपको पता सेल है तो लेट कॉस्ट 100, प्रॉफिट कितना है कॉस्ट पे 25%, देयरफॉर सेल कितनी आ गई 125। तो क्या दिक्कत है, कॉस्ट आई पड़ी है, अगर सेल 125 की तो कॉस्ट 100 की, सेल 20,000 की तो कॉस्ट कितने की आ गई 16,000। क्लियर? आपको सेल पता है ना, तो प्रॉफिट ढूंढना है, प्रॉफिट ढूंढ लो। अगर सेल 125 की तो प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट ढूंढ लो। 125 की तो प्रॉफिट 25, अगर सेल 20,000 की तो प्रॉफिट कितने का आएगा 4,000। 4,000 के प्रॉफिट को 20 में से कम करो तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी 16, 20 माइनस 4,000, ये सेल वैल्यू है, ये प्रॉफिट है, ये सेल वैल्यू और ये माइनस क्या कर दिया हमने प्रॉफिट, तो 16,000 पे आ रहा है। बोलो कोई भी डाउट? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसी तरह का एक क्वेश्चन 3 है कि गुड्स 3500 कॉस्ट वाला 25% प्रॉफिट ऑन सेल। ध्यान देना, ये मैंने एक स्टेप बताया था वही चल रहा है, उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। क्या हमें कह रहा है 3rd क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि एक गुड्स है जिसकी कॉस्ट क्या है 3500, ओके, प्रॉफिट कितना है सेल पे, प्रॉफिट ऑन सेल कितना है 25%। ध्यान देना 3rd में कि गुड्स की कॉस्ट 35 एट अ प्रॉफिट 25% ऑन सेल है, रिटर्न बेसिस पे बी को दिया और कह रहा है बी ने रिटर्न कर दिया 800 कॉस्ट वाला माल, एट द एंड ऑफ द ईयर रिमेनिंग गुड्स ना वापस किया ना हाँ ना की, तो स्टॉक, ये तो कॉस्ट ही पूछ रहा है, फिर क्या दिक्कत है, सारे माल की कॉस्ट 3500, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न जो वापस कर दिया उसकी कॉस्ट 800, तो बस फिर क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक लाइंग विद कस्टमर कुछ करना ही नहीं, स्टॉक लाइंग विद कस्टमर एट कॉस्ट ही ढूंढना है। कॉस्ट तो पता ही है कि सारे की कॉस्ट 3500, 800 वाला रिजेक्ट हो गया, 2700 कॉस्ट वाला लोगों के घर में पड़ा है, खत्म। मैं तो सोच रहा था सेल पूछेगा, चलो वैसे मुझे सारे माल की सेल बता सकते हो, सेल ऑफ होल गुड्स, सेल वैल्यू ऑफ होल गुड्स पूछ ले तो आप बता सकते हो। हाँ, प्रॉफिट किस पे है, सेल पे, लेट सेल कितना 100, प्रॉफिट कितना है सेल पे 25%, तो देयरफॉर कॉस्ट कितनी 75।
तो अगर कॉस्ट 75 तो सेल कितनी 100, तो सेल ऑफ होल गुड्स कितनी आ जाएगी पूछेगा तो सेल ऑफ होल गुड्स आप कहना 100/75 इंटू 3500। सारे माल की सेल वैल्यू पूछे तो कितनी आ जाएगी 100/75 इंटू 3500, ये आ जाएगी 4666 रुपये। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं सेल वैल्यू टू बी रिवर्स्ड एट एंड ऑफ द ईयर, कितने की सेल की रिवर्स एंट्री करूं? सेल सारी है लेकिन जो पड़ा है उसके घर में उसको सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर करोगे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। डेटर घटाओगे एट सेल वैल्यू, कॉस्ट तो 2700 है तो बनाना पड़ेगा। जिसकी कॉस्ट 75 सेल वैल्यू कितनी 100 कर लो 2700 वाले की इंटू 100/75, 3600 रुपये का माल लोगों के घर में पड़ा है जिसके बारे में सोच रहे हैं। सेल वैल्यू 3600, कॉस्ट तो पेपर भी दे दी थी उसने 2700 का पड़ा है, कॉस्ट वो है सेल वैल्यू वो। समझ आया? ये क्वेश्चन नंबर 3 था। वैसे तो इसने 2700 ही करना था, क्यों? क्योंकि अपने से पूछे ही सिर्फ इतना था। ठीक है, ऐसी सेकंड क्वेश्चन है 30,000 सेल प्राइस का माल है लोगों के घर में पड़ा है, तो आप हमें बताओ रिटर्न बेसिस पे। कोई जवाब नहीं आया, तो इसमें प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट प्लस 20। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट है, ये कह रहा है कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट है। देखो ये कह रहा है सेल वैल्यू सामान की कितनी है 30,000 रुपये, सेल वैल्यू 30 है, ठीक है। और प्रॉफिट किस पे है? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20%। तो पेंडिंग अप्रूवल है, इस माल का कोई जवाब नहीं आया है, तो ये इसकी कॉस्ट टू बी एडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट जाएगी, कॉस्ट ढूंढो। प्रॉफिट कॉस्ट पे है, पता सेल है, तो लेट कॉस्ट जिस पे प्रॉफिट है उसको अज्यूम करना है। ओके, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा इसके ऊपर 20%, 20। देयरफॉर लेस करके कॉस्ट में थोड़ी कुछ आएगा, प्रॉफिट कोई अजीब चीज आएगी, सेल आएगी ऐड करके 120। तो अब आप कॉस्ट ढूंढना चाहते हैं तो कॉस्ट आई पड़ी है, समझो, जिसकी सेल वैल्यू 120 हो, कॉस्ट कितनी 100, और जिसकी सेल वैल्यू 120 हो, कॉस्ट कितनी आ गई 100, और 30,000 हो तो 25 आ जाएगी। चाहे आप प्रॉफिट ढूंढ लो, जिसकी सेल वैल्यू 120 हो तो प्रॉफिट कितना 20, 30,000 हो तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट 5, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद कस्टमर, गुड्स लाइंग विद कस्टमर, कस्टमर के घर में पड़े हुए की कॉस्ट 30,000 में से 5,000 प्रॉफिट कम कर दो। ये सेल वैल्यू थी, ये प्रॉफिट था, कम कर दिया तो कितना आ गया 25,000। जैसे मर्जी कर लो, सेल में से प्रॉफिट काट लो तो हो जाएगा, या फिर और करता है और, या फिर आप सीधा कर लो, अगर सेल 120 तो कॉस्ट कितनी 100 आ जाएगा आंसर। बोलो कोई भी डाउट इसके अंदर? तो सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस यही है, जब ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो, जब अपनी इट इज नेसेसरी टू मेंटेन सेल जर्नल, गुड्स रिटर्न जर्नल, सेल और रिटर्न जर्नल, नन ऑफ अबव। हाँ, सेल और रिटर्न जर्नल लगाई जाती है, सेल और रिटर्न जर्नल, यानी लेजर कहो उसे, लेजर लगाई जाती है, सेल और रिटर्न लेजर ऐसा ही नाम उसका, तो जर्नल लिखा है। चलो, तो लेजर या जर्नल एक ही बात है, वो बुक लगाई जाती है अलग से, उसमें एंट्रीज की जाती हैं। जैसे सेल बुक, परचेज बुक, सब्सिडरी बुक नहीं लगाते थे, वैसी एक मेमोरेंडम बुक लगाई जाती है, सेल और रिटर्न लेजर कह लो या सेल और रिटर्न जर्नल। वो डे बुक को भी कह देते हैं लोग, वैसे यहाँ पे ऑप्शन लेजर का नहीं है, जर्नल ही लेजर है, वो अलग से मेमोरेंडम बुक सेल और रिटर्न वाली लगानी है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं। तो कल लेते हैं इसके आगे क्वेश्चन, आप होमवर्क में पढ़ने की कोशिश करो। मैंने काफ़ी क्वेश्चन आज कवर कर लिए हैं, तो आप सारे ही क्वेश्चन पढ़ो, 8 के 8 क्वेश्चन आगे सोल्ड हैं, 8 के 8 क्वेश्चन पढ़ के आओ, इसी लेवल के क्वेश्चन है जो आज हमने किए। ठीक, कोई डाउट हुआ तो कल देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लासेस में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हमने जो प्रॉब्लम थी